सो हेलो दोस्तों, चलिए आपको मैं बताता हूँ। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं भाई, है ना। पीछे की चीज़ें बता दिया था मैंने, उसका क्या क्या यूज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में क्या क्या चीज़ें यूज होता है मैंने बता दिया था। तो आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो उससे पहले जूल्स लॉ को समझना होगा। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे जूल्स लॉ दिख रहा है, तो ये फिर क्यों आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने वाले थे, ये क्यों आया, क्योंकि ये एक जूल्स लॉ छोटा सा टॉपिक है बच्चों, जो कि यूज होता है सवाल करने में। सवाल में कहीं कहीं पे थोड़ा सा इसका यूज कर देता है, तो हम सोचते हैं कि सवाल पता नहीं कहाँ से आ गया। बस इसका थोड़ा सा यूज करके सवाल बना दिया जाता है ना। बाकी चीज़ें तो यूज होती है, लेकिन इसका थोड़ा सा रोल होता है। तो उस रोल को समझने के लिए, पूरा सवाल को सही करने के लिए इसको जानना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं बताता हूँ भाई, है कि नहीं। आई एम हेयर टू टेल यू, ओके, लेट्स स्टार्ट। नो द थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू। जूल्स लॉ। जूल्स चचा जो थे हमारे पास, उन्होंने छोटी सी चीज़ हमें बता दी। क्या बताई थी? उन्होंने बोला कि जो व्हेन हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। हमें पता है, अगर हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि जो हीट था, हीट एनर्जी देने के बाद हम उसको मैकेनिकल वर्क में, मतलब एनर्जी का अलग फॉर्म में चेंज कर लेते थे, ठीक है ना। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग चेंज कर लेते थे। या फिर मैकेनिकल वर्क से हम लोग हीट जनरेट कर रहे थे। जनरेट नहीं, मतलब कि उसको कन्वर्ट कर पा रहे थे। मैकेनिकल वर्क ऐसे ऐसे करके हम काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे हीट लगता है कि थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है हमारा हथेली। और अगर हम देखें तो जो स्टीम इंजन होते थे, वहाँ पे क्या करते थे, कोयला डालते थे, उससे भाप बनता था, है ना। हीट एनर्जी देते थे, उससे गर्म होती थी पानी, भाप बनकर, और वो ट्रेन को चला देती थी। तो वो मैकेनिकल वर्क ही तो हुआ बच्चों, है कि नहीं। तो बोला गया कि ऐसे हम चीज़ें कन्वर्ट कर पा रहे थे, इससे उसमें और उससे इसमें। तो उसी चीज़ से उन्होंने बोला कि द रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट प्रोड्यूस्ड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रेशियो ऑफ वर्क डन और हीट का रेशियो, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता था। क्या बात कर रहे हैं, सही है क्या ये चीज़। जूल्स लॉ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आगे ही लिख देते हैं। तो एक्चुअली मैं शुरू से बताना चाहूँगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो वर्क डन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट गिवन आ रहा था, है ना। वर्क जो था मैकेनिकल वर्क हमारे पास, वो हीट गिवन के प्रोपोर्शनल में आ रहा था, ठीक है। तो हम देखें कि इसको हटाने के लिए हम लोग ने जे क्यू लिख दिया, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए जे का वैल्यू जो आ जाता है हमारे पास, वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट आ जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास रिजल्ट आया था, और यही चीज़ बोला जा रहा है कि वर्क डन और हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको अगर लगे कि जे क्या है भाई, तो जे को ऐसे ही बोल दिया जाता है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोल दिया जाता है, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। ये एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये होता है। ये कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि इसमें पता चलेगा कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। मतलब ठीक है, हम लोग जनरल भाषा में बोल देते हैं कि हाँ इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स का लैंग्वेज में इसको कोई कांस्टेंट नहीं बोला गया है। इसका कुछ यूनिट वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। इसको बस बोला गया है कि जे का यूज होता है एक कन्वर्जन फैक्टर के रूप में। कन्वर्जन फैक्टर के रूप में यूज होता है बच्चों, ठीक है। ये क्या है चीज़, ये चीज़ ये बताता है कि अगर आपको दिया गया हो जे, तो जे का मतलब है कि अगर आप कहीं पे देखो तो क्या लिखा रहता है, 4.182 जूल पर कैलोरी, ठीक है। ऐसे लिख दिया जाता है। हम बोलते हैं क्या कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, यही तो हम लिखते हैं हर जगह पे 4.182 जूल लिखते हैं। तो यहाँ पे जे का टर्म नहीं आया, ये जे नहीं है भाई, ये जूल वाला जे है ना, ये जे जूल वाला है। ये जे, ये बस कन्वर्जन फैक्टर है। अगर इस कैलोरी को इधर ला दें तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 कैलोरी बराबर इतना आ जाएगा। तो बस ये कन्वर्ट करने के लिए चीज़ें रखा गया है, और कुछ नहीं है। इसको कुछ ऐसा ट्रीट ही नहीं करना कि कोई कांस्टेंट वैल्यू कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली भी हम कहीं कहीं पे बोल देते हैं कि 4.2 जूल पर कैलोरी बोल देते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें चेंज करना है तो 4.2 × 10⁻³ कर दीजिए जूल
पर किलो कैलोरी कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चीज़ें इस टाइप से आगे यूज होंगे, तो इसका वैल्यू आपको सवाल में ही दे देगा, है ना। सवाल में दे के बोलेगा आपको कि इस चीज़ को ऐसा लेना है, तो आपको अगर बोल दिया जाए तो इस टाइप से आप ले लीजिएगा। तो एक्चुअल में इससे सवाल बनते कैसे हैं, कैसे यहाँ पे मैकेनिकल वर्क से कैसे यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे हीट से हम लोग मैकेनिकल वर्क में कर दे रहे हैं। तो बस इसका यूज करना है हम, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस टाइप से हो सकते हैं सवाल, इस टाइप से हो सकते हैं कि सवाल नहीं है, बस ऐसे ही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। एक गन से हमने एक बुलेट को फायर किया ऐसे करके, इट्स कन्वर्टेड इनटू हीट बाय ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट। अब भाई बुलेट फायर किया है तो वो कुछ ब्लॉक टाइप का था, वुड टाइप का, तो उस ब्लॉक में जाके एम्बेडेड हो गया, है ना, घुस जाएगा। बाय दिस हीट टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इंक्रीज्ड बाय टी, मतलब वही टेम्परेचर टी के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए बोला ये जा रहा है, मैं ये बताता हूँ कि एक हमारे पास गन है भाई। गन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, मान लीजिए इस टाइप का गन है और इससे एक बुलेट फायर किया गया है। अच्छा बुलेट नहीं बन रहा, ये एक बुलेट फायर किया गया है और एक ये यहाँ पे कोई ब्लॉक है बच्चों, इसमें जाकर ये है ना, इस टाइप का ये इसमें जाता है धीरे 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 इस पाथ के थ्रू, और जाकर यहाँ पे घुस जाता है। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल है। तो ये बाहर था, अगर बुलेट है तो बुलेट का कुछ टेम्परेचर होता है ना भाई, कुछ ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर है। अब अगर इसमें ये जाकर घुस गया भाई, अगर किसी चीज़ में जाकर अंदर पेनिट्रेट कर रहा है बच्चों, तो वो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन टाइप का कुछ हो रहा है, उसका वो ब्लॉक जो है वो रोकना चाह रहा है और ये उसमें घुसना चाह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, उससे हमको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये जितना भी ये काइनेटिक एनर्जी से इसमें घुसा, जितना भी यहाँ वेलोसिटी तो होगा कुछ, तो ये चलने के कारण इसमें वेलोसिटी के कारण इसमें हाफ एम वी स्क्वायर का हम लिख देते हैं कि एनर्जी है भाई। वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे हीट में, ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पे हीट में कन्वर्ट होता है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता है कि हम यहाँ वर्क डन जे इंटू क्यू लेते हैं। कहीं पे कन्वर्ट किया गया हो तो आप ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं और सब कुछ आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी, तो जो काम हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, तो मतलब हाफ एम वी स्क्वायर लिख देंगे भाई, मास एम है इसका, इक्वल टू जे इंटू क्यू। क्यू मतलब कि हीट जनरेटेड कितना है बच्चों, हीट कितना जनरेट हुआ है। तो ये नॉर्मल मेटल का होगा, मेटल का होगा तो उससे हीट जनरेट कितना होता है बच्चों। हम लोग कैसे लिखते थे पहले, एम सी डेल्टा टी लिखते थे। सी क्या होता था, स्पेसिफिक हीट ऑफ, स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट। सिंपल है बच्चों, है ना। डेल्टा टी इसका चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे कुछ T1 होगा, यहाँ पे जाने के बाद इसका टेम्परेचर कुछ T2 हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा टी क्या बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। वही चीज़ हमने लिख दिया। तो आपको बस बताना है कि रेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। तो अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई, यहाँ से बताया जा सकता है। एम कट जाएगा, देख रहे हैं आप साफ साफ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2JC, यही हो गया यहाँ पे डेल्टा टी रेंज इन टेम्परेचर। तो हमने निकाल लिया बच्चों, इतना आसान से। यहीं पे कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, मेरे को याद आ गया कि इफ़ टेम्परेचर रेज ऑफ बुलेट, बुलेट का जो टेम्परेचर है बच्चों इज टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट तक अगर इसका टेम्परेचर रेज हो गया, है ना भाई, अब अंदर जा रहा है तो भाई इसमें टेम्परेचर रेज हो रहा है, इतना रेज हो गया कि भाई ये मेल्ट होने लगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, होता है ना, कोई चीज़ मेल्ट कब करता है, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो मान लेते हैं कि वहाँ तक पहुंच गया, तब क्या होगा। आखिरकार देखिए, ये बुलेट जो था इस टाइप से था, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे जाकर इम्बेड हो गया, उसमें अंदर चला गया। यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है,
और फिर यहाँ से थोड़ा और अंदर गया और ये पिघल गया, मतलब पानी बन गया ये, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पहुँच गया ना, तो ये पानी बन गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज का चेंज हो रहा है। आपको याद होगा मैंने कैसे बताया था कि बर्फ़ कैसे पिघलता है। पहले तो बर्फ़ ही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद फिर वो पानी में बनता है, फेज चेंज हो जाता है ना। वैसा ही यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लिख देंगे, mc डेल्टा टी लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q बराबर यहाँ पे m इंटू एल लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे T2 ही टेम्परेचर है। भले ही ये मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो गया लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। अगर आप पढ़े होंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट तो आपको सब यहाँ पे याद आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। और ये बहुत हल्का चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, है ना। यहाँ पे एल क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी चीज़ का यूज करना है। इस बार ये क्या हो जाएगा, जो वर्क था, जो काम हुआ है, जो यहाँ पे एनर्जी लगी है, वो यहाँ पे J इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर है इक्वल टू J, तो कन्वर्जन फैक्टर है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे Q का वैल्यू जो क्या होगा, शुरुआत में यहाँ से चलते चलते जा रहा है, तो टोटल यहाँ पे Q का वैल्यू क्या होगा, कितना जनरेट होगा हीट, यहाँ पे हो जाएगा MC ऑफ डेल्टा टी प्लस M इंटू एल। अब आ गया समझ में बच्चों। अब यहाँ से चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू J इंटू सी डेल्टा टी प्लस एम एल। यहाँ से आपको जो भी चीज़ निकालना है, एम तो हट ही जाएगा ना, क्योंकि एम तो सारे में हट गया, एम यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी रेजिंग टेम्परेचर निकालना है तो इसको इधर ले जाके घटा के निकाल लीजिए। सिंपल है भाई, इस टाइप से आ सकता है सवाल, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। एक और पॉइंट में बोला जा रहा है कि जो आइस ब्लॉक फॉल हो रहा है डाउन नीचे की तरफ सम हाइट से मेल्ट्स पार्शियली देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। साफ साफ आपको सवाल में ही बोल देगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लेना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो आपको आसान हो जाता है सवाल। तो इस टाइप के सवाल आसान ही होते हैं बच्चों। एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो ऊपर से नीचे गिर रहा है भाई, ठीक है, किसी हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो गिरते गिरते ये बर्फ़ थोड़ा पतला हो गया, छोटा हो गया। क्यों हो गया छोटा, क्योंकि बोला जा रहा है ना कि ये छोटा हो गया और कुछ इसका पानी बन गया। बर्फ़ है तो बच्चों पिघलेगा ही, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। ये कुछ हाइट एज से गिर रहा है, ओके। इसका मास हमने m ले लिया, और जो ये पिघला हुआ है, ये कितना होगा, मान लेते हैं कि m डैश पिघल गया। मास ऑफ मेल्टेड आइस, ऊपर से आते आते m डैश मास पिघल गया, टोटल मास इतना था, तो ये कितना, बर्फ कितना बचा होगा, m माइनस m डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m माइनस m डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, आपको तो पता है जो वर्क हुआ होगा वो J इंटू क्यू होगा। तो वर्क कैसे हुआ है, यहाँ पे G जो F डॉट डी एस करेंगे तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आया है, यहाँ पे mgh आया है इक्वल टू J इंटू हीट जो कितना होगा बच्चों जनरेट, आप समझ सकते हैं। ये जितना भी गिरा है ना, कर क्या रहा है हम लोग, जितना भी इसका जो एनर्जी लगता है ऊपर से नीचे गिरने में, वही इसका एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको हीट, मतलब ये हीट कन्वर्ट कर रहा है, वही से ये पिघल रहा है। आखिरकार बर्फ़ पिघल क्यों रहा है भाई, इस एनर्जी का यूज करके वो पिघल रहा है। कुछ तो हीट चाहिए होगा ना उसको पिघलने में, तो जो हीट लगा है ना वो यही इसी के बराबर है। तो हीट कितना हम लोग लिख सकते हैं इसके फॉर्म में, एम सी वी डेल्टा टी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है बर्फ़, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे फेज का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे m लिखते हैं, m डैश जो मास पिघल गया है, जो आइस से वाटर में बदल गया है, m डैश इंटू एल। तो एल क्या हो जाता है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना आसान है, समझ सकते हैं आप। तो यहाँ से अगर आपको पूछा गया हो, क्या पूछा गया है, आई थिंक पता नहीं चल रहा क्या पूछा गया है। मान लेते हैं आपको पूछा गया है कि कितना मास पिघल हुआ है, m डैश कितना होगा, तो mgh डिवाइडेड बाई J इंटू एल हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। एक और सवाल बनाया जा सकता है यहाँ पे कि बोला गया कि सारा का सारा बर्फ़ ही पिघल गया। इफ़
ऑल ऑफ आइस मेल्टेड, देन हाइट क्या होगा ये बताना, कितना हाइट से गिराया जाए कि वो सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाए। समझ रहे हैं, ये तो एच हाइट से गिराया गया था, कितना हाइट से और गिराया जाए कि सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा, सारा पानी बन जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, हो ही रहा है कि अगर सारा कन्वर्ट होना है तो जो वर्क हुआ होगा वो J इंटू क्यू तो होगा ही, तो वर्क यहाँ पे mgh के फॉर्म में होगा, जितना हाइट से वो गिर रहा है, और J इंटू क्यू, क्यू मतलब m इंटू एल। देखिए इस बार ये जो आइस है ना बच्चों, ये टोटल कन्वर्ट हो गया है पानी में, और जो हम यहाँ पे लेते हैं m का वैल्यू, वो टोटल मास जो कन्वर्ट हो जाता है पानी में वही लिया जाता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू एल, सिंपल। क्योंकि सारा जितना मास यहाँ पे था ना, ये इसका मास m है, तो इसका भी मास m ही होगा, क्योंकि सारा का सारा कन्वर्ट हो गया, ऑल आइस कन्वर्टेड मेल्टेड हो गया, ऑल आइस वाटर में बदल गया, तो टोटल मास ही तो आ जाएगा, जो कन्वर्ट होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं एम एम तो कट ही जाएगा भाई, तो हाइट कितना आ रहा है, जे एल डिवाइडेड बाई जी, तो ये इतना हाइट अगर होगा तो भाई वो सारा का सारा पिघल जाएगा, है ना। सिंपल बच्चों, बहुत सिंपल है भाई, चीज़ें बहुत आसान है, इसका यूज़ किया जाएगा ना सवाल में तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए सिंपल सा सवाल आपको लिए मैं ला दिया हूँ, बुलेट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी, स्टॉप सडनली आफ्टर द हीटिंग द टारगेट एंड द होल मास मेल्टेड। देखिए इस बार साफ साफ बोल दिया कि सारा मास उसका मेल्ट हो जाता है, और भी वेलोसिटी से जैसे चल रहा है तो हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर ही लेंगे। स्पेसिफिक हिट दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। चीज़ें बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। मान लेते ये बुलेट था भाई, बुलेट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जाकर इम्बेड हो गया, जो भी ब्लॉक था ब्लॉक में जाकर घुस गया अंदर। अब ब्लॉक में घुस गया, सॉलिड में ही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया बच्चों, तो क्या होगा, ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना भाई। शुरुआत में इसका टेम्परेचर कितना था बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बच्चों इसका टेम्परेचर शुरुआत में तो 25 था, लेकिन फाइनली ये मेल्ट जब हो रहा है तो इसका टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो बीच में कब इसका टेम्परेचर क्या होगा, जब ये ब्लॉक से इम्बेडेड हो गया, स्टॉप सडनली, ठीक है, हीटिंग द टारगेट, ओके ओके, ये सडनली स्टॉप कर जाता है, भी वेलोसिटी से तो चल ही रहा था इधर, सडनली स्टॉप कर जाता है, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर 475 ही लेना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे स्टॉप्स करता है, यहाँ पे स्टॉप्स करता है, उस टाइम पे बोला जाता है। ठीक है, बहुत आसान है ना। फिर तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो भी वर्क हो रहा है वो J इंटू क्यू के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वर्क क्या है, बस यहाँ से यहाँ तक आने में, तो मतलब हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर है इक्वल टू J इंटू हीट जनरेटेड कितना है बच्चों, यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, MC डेल्टा टी, मास M का है, S दिया है, स्पेसिफिक हीट S है, डेल्टा टी मतलब कि 475 माइनस 25, यहाँ पे Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बस मेल्ट हो रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट तक आ गया है चीज़ें, है ना बच्चों। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि m इंटू एल हो जाएगा, m इंटू लेटेंट हीट कितना है बच्चों, एल है, ठीक है। टोटल Q का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे m है, m एस इंटू 475 माइनस 25 प्लस m इंटू एल, तो इसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। m तो सब में कटता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी सवाल में यूज किया है, ms यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा टी की ही लिखते हैं, प्लस m इंटू एल। कौन सा आंसर दिख रहा है बच्चों आपको, ओके ओके, j का वैल्यू नीचे ला दिया है, तो m भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई j इक्वल टू एम एस 475 माइनस 25 प्लस m इंटू एल। ये ऑप्शन कौन सा है, एम वी स्क्वायर बाई 2j, नीचे 2j आएगा, हाँ सॉरी 2j तो आएगा ही तो 2j इसमें है, इसमें है, एम वी स्क्वायर बाई 2j इक्वल टू एम एल प्लस ये, तो यही तो ऑप्शन दिख रहा है, माइनस वाला नहीं होगा।
बी आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। सिंपल है यार, चीज़ों को समझ जाइएगा ना तो आप करने लगिएगा खुद से, है ना। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे गया तो फिर 475, इसके बाद 475 पे ही लिक्विड में बदल गया, क्योंकि मेल्ट हो जाता है उसी टेम्परेचर पे ना, है कि नहीं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि पानी हम गर्म कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पहले पानी ही जाता है ना, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस में ही पानी भाप में कन्वर्ट होता है, वेपर में, तो वहाँ पे फेज चेंज होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। सवाल करेंगे तो आपको खुद से समझ में भी आ जाएगा। ड्रिलिंग मशीन का पावर पी है, यूज करता है, ड्रिल करता है होल को, एक कॉपर का बॉक्स है। ड्रिलिंग मशीन इस ब्लॉक में ड्रिल करता है, किस टाइप से, इस टाइप से, ऐसे 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 ड्रिल कर रहा है। हमारे पास क्या है बच्चों, मशीन है। ऐसे ऐसे ये नच रहा होगा तो ड्रिल कर रहा है, ये ठीक है। इसका मास एम दे रखा है। इफ़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ क्यूब, स्पेसिफिक हीट ऑफ क्यूब हमको दे रखा है 5 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके भाई। 40% पावर लॉस्ट ड्यू टू हीटिंग ऑफ मशीन। भाई अगर आप कोई मशीन चला रहे हैं ना तो वो भी हीट होता है। अगर आप देखे हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो ड्रिल मशीन से, तो ड्रिल मशीन खुद भी हीट हो जाता है। तो जितना ये पावर कंजम्पशन कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी से, वो 40% बस ये खुद ही गर्म हो जा रहा है, ठीक है। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक कितना होगा टी सेकेंड में, ठीक है। इस ब्लॉक का टेम्परेचर राइज कितना होगा। पहली बात कि जो पावर आ रहा है ये खुद ही बर्बाद कर दे रहा है, खुद ही गर्म हो जा रहा है, क्योंकि मशीन खुद ही गर्म हो जाता है। कार चलाएंगे तो कार खुद गर्म हो जाता है, देखेंगे कुछ देर बाद। बाइक चलाते हैं तो बाइक भी गर्म होते हैं चलते चलते। तो उसी तरीके से ये कितना ये पावर को बर्बाद कर रहा है, 40%। इसका मतलब 40% ये खुद बर्बाद कर दे रहा है, तो 60% बचा पावर। तो 60% पावर से ये इसको में ड्रिल कर रहा होगा, और उस 60% पावर से ये हीट हो रहा होगा, क्योंकि उसमें ड्रिल भी तो हो रहा है। इसका मतलब कि 40% ऑफ पावर लॉस्ट ड्यू टू मशीन। ये तो मशीन खुद ही बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन जो 60% बचा ना बच्चों, 60% पावर जो होगा इज यूज्ड टू ड्रिल इन क्यूब कॉपर बॉक्स, है ना। इस बॉक्स को ड्रिल करने में उतना पावर चला जा रहा होगा, और वही पावर हीट में कन्वर्ट हो जा रहा होगा ये इसको गर्म करने में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो वही पता है, वर्क डन यहाँ पे J इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो वर्क जो हो रहा है ना, जैसे आप समझ सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। टी सेकेंड बोला है ना यहाँ पे, तो टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 60% पावर का यूज हो रहा है, तो 60% ऑफ पावर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा वर्क, यहाँ पे 60% ऑफ पी इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे लिख सकते हैं 0.6% ऑफ 0.6 ही तो आएगा परसेंटेज में, पी टी इक्वल टू जे इंटू क्यू। कितना हीट जनरेट हो रहा होगा अगर ये ड्रिल कर रहा है, इसको गर्म हो रहा होगा, तो हम बता सकते हैं ना एम एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब एस का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 पी टी डिवाइडेड बाई जे एम एस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 0.6 भी है, पीटी है ना, पीटी होगा ऊपर, नीचे जे एम एस। अच्छा जे देखिए, जे कहीं पे नहीं भी दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जे का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया होगा, कन्वर्जन फैक्टर बस उसका यूज है। जे नहीं दिया है कहीं भी, कोई भी ऑप्शन में जे नहीं दिया है, इसका मतलब कि क्या है, जे का वैल्यू 1 लेकर सोल्व कर दिया होगा। चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये करना पड़ेगा आपको, इसको समझना पड़ेगा। देखिए एक लेड बुलेट है जो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, जस्ट मेल्टेड एंड स्टॉप्स बाय ऑब्स्टेकल, ठीक है भाई। पहले ये 27 डिग्री सेल्सियस पे था और स्ट्रगल से फिर स्टॉप हो जाता है, जो मीन 25% ऑफ हीट इज ऑब्जर्व बाय ऑब्स्टेकल, ठीक है। 25% खुद ऑब्जर्व किया है। देन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग क्या होगा। अरे यार बहुत सिंपल है, ये कुछ आपको ब्लॉक दे दिया है बच्चों, इस ब्लॉक में ये बुलेट जो जा रहा है ना, यहाँ पे पहले गया होगा इस बुलेट को इस बॉक्स में अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वही तो वेलोसिटी यहाँ पे भी होता है, ठीक है।
लगभग लगभग हम बात कर रहे हैं। फिर ये अंदर घुसा होगा, ठीक है। तो बताना ये है बच्चों, शुरुआत में तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पे ही था। वेलोसिटी ऑफ बुलेट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, मेल्टिंग पॉइंट जो हमको लेड बुलेट का दे रखा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट हमको दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। पहली बात जो यहाँ पे वर्क हो रहा है वो J इंटू क्यू हम कर सकते हैं, तो वर्क यहाँ पे बस हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर का ही तो है, ओके। और बोला जा रहा है कि 25%, देखिए यहाँ पे 25% हीट इज ऑब्जर्व बाय द ऑब्स्टिकल, 25% जिसका एनर्जी यहाँ पे होगा ना, जितना एनर्जी से आ रहा होगा, जो यहाँ पे वर्क जो जिसके कारण यहाँ पे इस एनर्जी के कारण वर्क आ रहा है, ये एनर्जी का 25% ये ब्लॉक ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके पास बचा होगा कितना एनर्जी, इस बुलेट के पास 75% एनर्जी बचा होगा, जितना भी बचा होगा उसका 75% होगा बच्चों, ठीक है। इक्वल टू जे का वैल्यू आपको दे रखा है, देखिए 4.2 जूल पर कैलोरी, 4.2 जूल पर कैलोरी में दे रखा है, इंटू क्यू का वैल्यू क्या होगा। फिर से वैसा ही बात बन रहा है बच्चों, देखिए मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा ये, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हमको दे रखा है। आ रहा है कुछ समझ में बच्चों, आ रहा होगा। देखिए पहले ये बुलेट था ऐसा, फिर ये ऐसे ऐसे गया, फिर ये बुलेट ही रहा, बुलेट धीरे धीरे फिर मेल्ट होने लगा तो ये पानी बन गया होगा। ये यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ये यहाँ पे 327 पे पहले पहुँचा होगा, धीरे धीरे पहुँचा होगा उतना पे, उसके बाद फिर 327 पे ही बच्चों ये मेल्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एम सी डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या होगा, एम इंटू एल हो जाएगा भाई। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि एम कॉमन हो गया, सी डेल्टा टी, सी का वैल्यू कितना है बच्चों, स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.03, कैलोरी में दे रखा है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इंटू डेल्टा टी कर देते हैं, डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 27 और इसका डिफरेंस 300 है, प्लस एल का वैल्यू कितना है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ 6 है, 6 कैलोरी पर ग्राम है। तो ये टोटल आपको जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, ठीक है भाई। आखिरकार हमने ये क्या निकाला है, हीट ही तो निकालना है बच्चों, पहले यूनिट देख लीजिएगा, ये हीट ही निकाला है, तो हीट का वैल्यू हमारे पास कैलोरी में आ रहा है ना, और हमारे पास देखिए जूल को अगर काटना है, अगर ये जूल में है तो स्टैंडर्ड यूनिट में है तो केजी में ही तो होगा, ग्राम में नहीं होगा भाई, ग्राम में स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं आता है, जूल में नहीं आता है। तो इसको हम लोग ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से डिवाइड करना होगा, बिल्कुल, तब जाकर ये केजी में आ जाएगा, अब सही हो जाएगा। तो ये ओवरऑल फिर कैलोरी में आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि बच्चों समझिए आप करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में लाना है ना, अगर चीज़ें कटेगी तो ऐसे ही आएगी। तो m इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 6 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 के पावर -3 कैलोरी में आ गया, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कैलोरी और ये कैलोरी, और यहाँ पे जो हम केजी में लिए थे ये ज़रूरी था, क्योंकि ये जूल में आ रहा है ना, तो जूल में आ रहा है तो ये केजी का टर्म आना चाहिए भाई, यहाँ पे केजी में आना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए तो मास, यहाँ पे भी मास, यहाँ पे बोलेंगे कि फिर मास तो कट गया भाई, स्टैंडर्ड यूनिट में ले या ऐसे ले, लेकिन फिर भी ये जो आंसर आ रही है ये जूल में आ रही है ना, तो जूल में स्टैंडर्ड यूनिट ही कंसिडर करना पड़ेगा। आप अगर भूल गए तो आपको मैं याद दिला देता हूँ बच्चों कि जो जूल आता था ना हमारे पास, वो स्टैंडर्ड यूनिट को कंसिडर करके ही आता था, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, तो अब हम चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं भाई, हमारे को वी स्क्वायर चाहिए था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 15 गुने 2, 75% है तो 0.75 इंटू 10 के पावर -3, आंसर कितना आएगा, लगभग आपको बताना है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं।
इसको बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ऐसे भी कैलकुलेट नहीं करना चाहता। 30 आ जाएगा ना, 15 दूना 30, 4.2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 75 चल जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 10 के पावर -3 है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये कट जाएगा यहाँ पे 10 बार में, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौके 16 पे 3 जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी का वैल्यू आ जाएगा रूट में 16 8 000, मीटर पर सेकंड में, स्टैंडर्ड यूनिट में तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वैल्यू लगभग मैच कर रहा है, किसी से नहीं। तो हमारे पास नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इसका वैल्यू जो आता है ना वो 409 पॉइंट समथिंग आता है भाई। तो एग्जैक्ट ये भी नहीं है, तो इसीलिए हम नॉन ऑफ दिस टिक कर सकते हैं। अब पता नहीं कि जेई कैसे इसका आंसर दिया होगा उस टाइम, 1981 का सवाल है भाई, हमें से कोई नहीं आया होगा दुनिया में। चलिए अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं बच्चों। ये चीज़ें ज़रूरी थी बताना, इसीलिए मैंने बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल आसान है, अगर आपने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है भाई? डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, और वर्क डन क्या होता है। बराबर क्यों लिख रहा हूँ? तो अगर ये चीज़ आप जानते हैं, क्योंकि पीछे बता रखा हूँ, तो आप ये चीज़ भी समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बस यही जानना था, ये और कुछ नहीं है बच्चों। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है भाई, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही है, बिल्कुल सिंपल। ओके 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 ओके। इसको ऐसा समझ सकते हैं ना कि यार अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है आपके पास, ये कुछ सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम को आपने क्या किया कि हीट दिया भाई। क्यों दिया? मतलब कि हीट मैंने दिया। इसके अंदर हो सकता है ना कि कुछ ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हो भाई, बिल्कुल सिस्टम के अंदर। तो अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो ये सिस्टम क्या करेगा? ये दो काम कर सकता है, या फिर दोनों कर सकता है साथ में, या फिर कोई एक करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये अपना इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लेगा, या तो ये कुछ काम कर लेगा। यही दो काम कर सकता है, या तो दोनों या तो कोई एक। क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ कि डेल्टा क्यू का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा वर्क डन बोल दिया जाता है। सर नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ में आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपके पापा हैं, ठीक है आपके फादर हैं। पापा ने पैसे दिया, घर में 2 बच्चे हैं, तो बोले कि भाई दोनों लोग हैं, तो पैसे दिया मैंने, 100 रुपये पैसे दिए पापा ने आपको कि तुम लोग दोनों आपस में बांट लेना। ये नहीं बोला कि कैसे बांटना है तो ये बदमाश बच्चा जो डेल्टा यू है ना, ये खुद ही 100 रुपया रख लेगा। ऐसे भी करते हैं बच्चे, घर में क्या होता है, पैसे देते हैं, तो अगर इसको नहीं पता चला तो ये 100 रुपया के 100 रुपया ही गप खा लेगा। जितना ये 100 रुपया दिए हैं ना, वो 100 रुपया यही रख लेगा, इसको दिया ही नहीं। तो या तो कोई एक काम हो गया, किसी दिन क्या हुआ कि ये 100 रुपये दिए और इसको पता चल गया, तो इसने 100 रुपया रख लिया, इसको कुछ दिया ही नहीं। ऐसे भी हो सकता है भाई। लेकिन जो केस कंसिडर हम लोग करते हैं जनरली कि ये अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा प्यारा बच्चा है, इसको 100 रुपया मिला, तो हो सकता है कि इसने 50 रखा हो, 50 दे दिया हो। ऐसे भी कर सकता है, या तो ये 60 रख लिया हो, इसको 40 दिया हो। तो बच्चों ये कैसे भी कर सकता है। तो यही जो पापा ने आपको हीट दिया है, उससे आप दोनों को बांटना रहता है हीट एनर्जी को आपस में। तो आप ले सकते हैं और इसको भी कुछ दे सकते हैं। तो जनरली क्या होगा कि ये जो दिए हैं फादर ने आपको पैसे, आपने कुछ रख लिया और आप उससे कुछ काम करा लिए। आपने कुछ ले लिया, अपने भाई को भी दे दिया। ऐसे समझ रहे हैं ना? क्लियर होगा आई थिंक। और कुछ नहीं है। तो इसको छोटा फॉर्म में मतलब कि छोटा सा हिट दिया। कभी आपको फादर ने आपको 10 रुपया दे दिया छोटा सा हिट दिया, तो आप छोटा सा अपने पास रखेंगे और छोटा सा उसको दे देंगे। सिंपल है। सॉरी, यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू। तो छोटे छोटे चेंज के लिए ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे जो बोला जाता है
इसको, ये जो हीट है ना, हीट गिवन है टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को हीट दिया गया। किसने दिया? फादर ने। फादर आपका इन्वायरमेंट है, आपका सराउंडिंग है। डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते थे ना उसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये हो गया कुछ वर्क कर लिया, वर्क जो हीट दिया उससे हमने कुछ काम कर लिया, है कि नहीं? बहुत सिंपल है बच्चों, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो इसी चीज़ का यूज करके हमको सवाल करना रहता है और कुछ नहीं है। आपको अगर मैं इसमें साइन वगैरह बताना चाहूँ कि साइन कैसे कैसे लेना है, तो चलिए मैं आगे बता देता हूँ। ये भी बिल्कुल आसान है। अगर कहीं पे लिखा गया है डेल्टा क्यू, इसको ऐसा कर देता हूँ नीचे लाके। अगर कहीं पे लिखा गया है कि डेल्टा यू और अगर कहीं पे डेल्टा डब्ल्यू लिखा गया है, तो इसका साइन कन्वेंशन लेना थोड़ा ज़रूरी है, समझना पड़ेगा बस कि साइन कैसे कैसे लेते हैं। हो सकता है कहीं पे पॉजिटिव लिया गया हो, कहीं पे नेगेटिव लिया गया हो। अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव है, मतलब कि हीट इसको मिला, हीट इसको मिला, मतलब बाहर वाले ने किसी ने हीट दिया, आपके फादर ने आपको हीट दिया, ठीक है भाई, मतलब कि हमको मिला ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिला। और निगेटिव है मतलब कि हीट निकल गया भाई, है ना, हीट लॉस हो गया फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से हीट निकल गया मतलब कि हीट लॉस हो गया। सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। फिर एक और केस ले लेते हैं। अगर कहीं पे डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव है भाई, अगर कहीं पे डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव है भाई, तब कैसे कैसे चीज़ें होगा। ऐसे हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इसका रेंज इन टेम्परेचर हुआ है। आखिरकार डेल्टा यू है क्या भाई? डेल्टा यू है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको। मतलब कि हम लोग अगर पीछे जाएं तो हमने आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी होता है उसका इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होता है गैस के मॉलिक्यूल के पास, और वही काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होते हैं, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि हमारे पास आया था, क्या आया था, 3/2 NRT आया था, है कि नहीं? हम लोग पढ़े थे 3/2 NRT अगर मोनोटोमिक हो तो देखा जाए तो सारा चीज़ वहाँ पे कांस्टेंट होता था, NR वगैरह, लेकिन डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल था। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेल्टा यू का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। याद कीजिए बच्चों, अगर आपको याद हो 3/2 NKT भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर आपने इंक्रीज किया है टेम्परेचर तो इसका डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो गया है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इसका मतलब कि डिक्रीज हो गया है। यही तो इसका मतलब है, और क्या है भाई, यही तो मतलब है। तो यहाँ पे आपके पास फिर डेल्टा यू का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, मतलब डेल्टा यू का वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगा, और यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव आने लगेगा। बस यही चीज़ समझना है बच्चों, है ना। देखिए अगर यहाँ पे क्या हो कि डेल्टा डब्ल्यू ये तो मैंने पहले ही बता दिया, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, आपको ये समझाता हूँ कि अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम ने काम किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। इसका मतलब कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है, पहले तो पॉजिटिव था, मतलब कि वर्क डन मैंने किया है,
है ना, गैस ने वर्क डन किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने काम किया है उसको ऊपर भेजने में। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से किसी ने काम कर दिया है, तो हमारे ऊपर काम हुआ है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरे ऊपर काम हो गया है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है कि नहीं, मतलब कि हमारे ऊपर काम हो गया है कि नहीं बच्चों। तो काफ़ी ईजी है भाई, चीज़ें आसान है अगर आप समझे तो। अगर आप इतना चीज़ें अगर समझ लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सवाल कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे से सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइडियल गैस है, ठीक है ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू 0 है, आपको बताया मैंने डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है। अगर ये 0 कर दिया हमने, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, अगर हमने ये 0 कर दिया डी डब्ल्यू को, इसका मतलब अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव होना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, दोनों तरफ बराबर है तो नेगेटिव है तो भी नेगेटिव तो ही तो होगा। तो डी यू का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज। बिल्कुल, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं भाई, टेम्परेचर डिक्रीजेज, ए ऑप्शन हो गया है कि नहीं। बहुत आसान है बच्चों। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाई ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। तो एफ का वैल्यू हो जाएगा 3, इतना से इतना रेज कराना है, नो वर्क इज डन। ओके, साफ साफ बोल दिया कोई वर्क नहीं हुआ है। इसका मतलब जितना भी काम हुआ है ना, बस उसको जितना भी हीट दिया है ना वो सारा अपना ही एनर्जी बढ़ा लिया, वर्क को कुछ दिया नहीं, दूसरे बच्चों को कुछ दिया ही नहीं, पैसे सब अपने पास ही रख लिया। मैंने क्या बोला था आपको कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है। तो ये जो पैसे मिले ना, ये जो फादर दिए इन दोनों को नहीं, इस सिस्टम को दिए, तो ये क्या क्या खुद ही सब ले लिया पैसे और इसको कुछ नहीं दिया, मतलब वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 बोल रहा है। तो डेल्टा यू का वैल्यू हमने बताया था आपको पहले बच्चों, क्या आता था, F/2 ANR डेल्टा टी। ठीक है, तो आपको बता दूं कि CV का जो वैल्यू होता है, अगर आपने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो FR/2 CV का वैल्यू होता है, तो यहीं तो वही तो बन रहा है FR/2, तो NCV ऑफ डेल्टा टी। तो कहीं कहीं पे लोग डायरेक्टली इसका यूज कर देते हैं, डेल्टा यू बराबर डायरेक्टली ये यूज कर देते हैं। तो आप घबराइएगा मैं नहीं कि ये कैसे आया, मोनोएटॉमिक के लिए आता है, तो मोनोएटॉमिक में 3 होता है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे तो आ जाता है ये चीज़। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि इन मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स 2 है। CV का वैल्यू कितना है बच्चों, CV का वैल्यू आपको FR/2 ही दे रखा है, तो FR/2 ही यूज कर लीजिए ना, 3/2R हो गया। डेल्टा टी का वैल्यू 100 का डिफरेंस है, कट जाएगा तो 300R आ जाएगा, तो यही तो डेल्टा क्यू आ गया। तो जितना भी हीट दिया गया होगा वो 300R होगा। हमको यही तो निकालना था कि कितना पैसा इन्होंने दिया है, तो इन्होंने दिया है 300R और वो सारा इसी ने रख लिया। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। एक और सवाल काफ़ी आसान सा, इतना kg ऑफ एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है थ्रू 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब हीट किया गया है तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया होगा, वैसा ही कुछ बोल रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो C भी दे दिया आपको ना, 0.17 किलो कैलोरी है भाई, किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस है ना, किलो कैलोरी है तो ऐसे बदल सकते हैं, तो 17 आ जाएगा, 170 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है भाई, इस CV का वैल्यू दे रखा है, तो CV का वैल्यू NCV डेल्टा टी, DQ का वैल्यू लिखते थे NCV डेल्टा टी। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये CV कौन सा है, कैपिटल CV है स्मॉल CV है, ये चीज़ तो आपको यूनिट से पता चल गया होगा, kg में रखा गया है ना, तो ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोला है, लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि kg में है मतलब ग्राम में है। अगर यहाँ पे मोल रहता तब ना ये मोलर स्पेसिफिक हीट होता, ये छोटा वाला CV है भाई। ओके, ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा आपको। J का वैल्यू दे दिया है इस बारी, जो है 4.18 जूल पर कैलोरी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा,
तो आपको पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क ऑफ डन डेल्टा डब्ल्यू। साफ साफ आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सोचना होगा बच्चों। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है चीज़ें, हीट किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। आपको अगर मैं पिछले लेक्चर का याद दिलाऊं तो मैंने बताया था वहाँ पे वर्क डन आता था डी डब्ल्यू छोटा सा, पी डी भी आता था। याद कीजिए बच्चों, याद कीजिए, बताया था मैंने। यही तो वर्क डन आ रहा था पिछले लेक्चर में। तो बड़ा सा अगर रीजन लिखना था तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा भी लिखते थे। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। जो अभी का वॉल्यूम है इनिशियल, वही फाइनल वॉल्यूम, दोनों बराबर है। तो डेल्टा डब्ल्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यही जीरो है। ओके, मतलब कि यहाँ पे वर्क डन जीरो है। हाँ, तो यहाँ मैं जो भी हीट दे रहा हूँ वो इसका इंटरनल एनर्जी में जा रहा होगा। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही होगा जो यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू होगा। तो डेल्टा क्यू क्या होता है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा क्यू एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था एम सी भी डेल्टा टी होता है। अब सोचेंगे यहाँ पे एन लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एम क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बता दिया ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे केजी इसीलिए यूज हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एम, मास कितना है 0.08 इंटू सी भी का वैल्यू कितना है बच्चों 170 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना है बच्चों 5 का चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। ये चीज़ें जो हमारे पास आएगी ये कैलोरी में आएगी। तो कैलोरी को बदलने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है, कैलोरी को बदलने के लिए ही तो दे रखा है। यहाँ पे सारा आंसर जूल में दिख रहा है। तो कैलोरी को अगर जूल में बदलना है तो इतना से गुना कर देना पड़ता है। तो कर दीजिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा 40, तो 0.4 हो जाएगा। डायरेक्ट 4 ही लिख देता है ना, इंटू 170 गुने 4.18 हो जाएगा। अब जूल में आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है बच्चों? कितना आ रहा है? चर्चों के 16 हाँ, कितना 256 के आसपास आंसर होना चाहिए। 256 से थोड़ा सा ज़्यादा, आई थिंक एक ही आंसर मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यही तो होगा। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे ही रख लेंगे, रहने दीजिए। आखिरकार 17 गुने 16 कितना होता है? कर सकते हैं आप लोग गुना, मैं क्यों कर रहा हूँ। 7 7 42 2 हासिल 4 6 और 14 कितना हो जाएगा 13 4 17 के साथ हासिल है 1 2 हो जाएगा 272 के थोड़ा आगे आएगा क्योंकि ये पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा बच्चों, लगभग मेरा अनुमान है यही आएगा। ठीक है। तो चीज़ें ऐसे सोचना पड़ेगा बच्चों। 2024 मेंस का सवाल था, तो बच्चों सोचना तो पड़ेगा आपको। सवाल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। ये डायरेक्टली अगर आप सवाल करेंगे तो हो सकता नहीं हो, बिल्कुल भाई, मेरे से नहीं होता यार, है ना, हो सकता है। तो अगर आप सीख ले, थोड़ा सा समझ ले कि आखिरकार अच्छा ऐसे सोचना है, ऐसे हमने गलत सोचा था, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको आ जाएगी, है ना। तो आ जाएगी तो आप फिर से अगली बार खुद से कर लीजिएगा, है कि नहीं। शुरुआत में सबसे खुद से नहीं होता है, ट्राई करते रहना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बता दिया, तो चीज़ें और भी बताऊंगा बच्चों, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है कि नहीं। आप सोचिएगा कि सवाल नहीं कराया, सवाल कराऊंगा बच्चों। अभी मैंने तो स्टार्ट ही किया है सवाल कराना बच्चों, सवाल कराऊंगा, अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय।